Prinsep and Piyadasi. Okay. Some of the most momentous developments in Indian epigraphy took place in the 1830s. Epigraphy क्या होता है? It is the study of inscriptions. Okay? तो एक बहुत ही momentous सा development हुआ था 1830s में. What was it? This was when James Prinsep, okay, an officer of the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharosthi, two scripts used in the earliest inscriptions and coins. He found that most of these mentioned a king referred to as Piyadasi, meaning pleasant to behold. There were a few inscriptions which also referred to the king as Ashoka, one of the most famous rulers known from the Buddhist texts. तो यहाँ पर आप देख सकते हो there has been a development. देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डिसाइफर नहीं करा गया है, नहीं कर पाए हैं. सो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लिमिट हो गए. वी डोंट नो वट हाफ द थिंग्स मीन, क्योंकि वो स्क्रिप्ट हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए. 1830s में, मोर प्रिसाइजली 1838 में, जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, ही फाइनली डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोस्ती. दीज आर अदर टू स्क्रिप्ट्स जो कि यू नो अर्लीस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिल जाती है, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन. एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जो पता है कि इंस्क्रिप्शंस बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, और सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो थी उसमें सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन में एट मोस्ट 26 साइंस थे, राइट. तो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी ब्राह्मी एंड खरोस्ती, उसको जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर कर लिया, विच वॉज अ वेरी बिग डेवलपमेंट. बिकॉज उस वजह से मैनी मतलब बहुत ज़्यादा नई एविडेंस जो है वो हमारे सामने आई है. एंड उन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करके देयर वाज फाउंड, जेम्स प्रिंसेप ने ये ढूंढा कि देयर वाज अ किंग हु वाज मेंशन्ड टू एज पियदसी. पियदसी मतलब उसका नाम नहीं, पियदसी इज द टाइटल. ओके, पियदसी उनका टाइटल है, which meant pleasant to behold. And another name is King Ashoka, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो ऑलरेडी डिसाइफर कर चुके थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोका का मेंशन बहुत होता है. तो अशोका एंड अ किंग referred to as पियदसी, ये दो चीज़ें उससे पता चली. This gave a new direction to investigations into early Indian political history, as European and Indian scholars used inscriptions and texts composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent. तो इन टेक्स्ट का यूज़ करके आज हमें जितना भी पता है ना कि ये गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ऑल दीज डायनेस्टीज़ के बारे में हमें इन स्क्रिप्ट्स की वजह से ही पता चला है. As a result, the broad contours of political history were in place by the early decades of the 20th century. तो early decades of 20th century का मतलब है 1910, 1920. देखिए 1830s में उसने वो स्क्रिप्ट डिसाइफर करी थी. So within a span of 50-70 years, पूरी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया गया था, एंड हमने ये मेजर डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया था on the basis of the text. Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments. It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. तो अब हम लोग उनकी हिस्ट्रीज को वापस से कंस्ट्रक्ट करने लगे थे. उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चरल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, हाउ वर द पॉलिसीज एंड हु वाज द रूलर, हाउ डिड ही रूल, व्हाट वाज द रोल ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड किस तरीके से पूरी सोसाइटी रन होती थी, रूलर का काम क्या था, कहाँ तक था, कितना लिमिटेड था, एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो चीज़ें हमें पता लगने लगी थी कि अच्छा रूलर का लिंक इससे था, वो ये कर सकता था, एंड ऑल दीज थिंग्स. Inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stone, metal, or pottery. They usually record the achievements, activities, or ideas of those who commissioned them, and include the exploits of kings or donations made by women and men to religious institutions. तो inscriptions जो है वो stone, hard surfaces, metal वगैरह पर लिखी जाती थी. देखिए inscriptions and manuscripts are the same thing. दोनों ही राइटिंग होती है, ओके, दोनों में रिटन मटेरियल होता है, दोनों ही. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस?
द डिफरेंस इज इंस्क्रिप्शंस जो है वो हार्ड मटेरियल पे लिखी जाती है, स्टोन पे, मेटल पे, एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो पेपर पर लिखी जाती है, क्लॉथ पर लिखी जाती है, फ्रेजाइल मटेरियल्स पर लिखी जाती है। ओके तो उसमें जिन्होंने डोनेशंस करे होंगे या उनकी प्रेज, उनकी टाइटल, उनका नाम, उनकी फैमिली का नाम, किंग के बारे में उसके में भी प्रेज या उनकी एक्सप्लॉइट्स है, ये सब चीज़ें जो है उस पर लेके हमें मिल जाती है इंस्क्रिप्शंस पे। Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates. क्योंकि क्यों ये परमानेंट है? देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो फ्रेजाइल मटेरियल पर लिखी जाती है, सो दे आर वेरी इजीली पेरिशेबल, बहुत जल्दी वो पेरिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इंस्क्रिप्शंस बिकॉज दे वर रिटन ऑन हार्ड मटेरियल, स्टोन, मेटल वगैरह जैसे सर्फेसिस पर लिखी जाती थी, तो दे हैव सर्वाइव्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो दैट इज़ वाई दे आर मोर परमानेंट रिकॉर्ड्स। इसी वजह से इतने सालों बाद, okay, it's been like 2500 years, 2000 years, even after that वो inscriptions intact है, and मतलब not exactly intact है but still बहुत यूज़ में हम उसको ले सकते हैं। और बहुत सारे inscriptions में तो dates भी लिखी हुई है। Others are dated on the basis of paleography or the styles of writing with a fair amount of precision. For instance, in circa 250 BCE, the letter A was written like this, okay? ये ऐसे लिखा जाता था लेटर ए को 250 BC में। बाय circa 500 CE it was written like this। ये देखिए, कैन यू सी द चेंज द लेटर ए? द अर्लीस्ट inscriptions were in Prakrit, a name for languages used by ordinary people. Names of rulers such as Ajatasattu and Ashoka, known from Prakrit texts and inscriptions, have been spelt in their Prakrit forms in the chapter. You will also find that terms in language such as Pali, Tamil and Sanskrit, which too were used to write inscriptions and texts. It is possible that people spoke in other languages as well, used though these were not used for writing. Okay, तो प्राकृत बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी for speaking also, for writing also। तमिल, संस्कृत, पाली भी यूज़ की जाती थी, अदर लैंग्वेजेस भी थी। वो इतनी ज़्यादा ज़्यादातर वो राइटिंग के लिए यूज़ की जाती थी, बोलने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा। सो ये सारी लैंग्वेजेस है जिसमें हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। चैप्टर में जो हम किंग्स का नाम पढ़ें, अशोका या अजातशत्रु, ये सारे प्राकृत टर्म्स के अकॉर्डिंग है। तो प्राकृत लैंग्वेज में जैसे उनको स्पेल किया गया है उसी तरीके से हम इस चैप्टर में यहाँ पर स्पेल करेंगे। जनपद मीन्स द वी हैव नॉट कम हियर। द अर्लीस्ट स्टेट्स, the 16 Mahajanpads. The 6th century BCE is often regarded as a major turning point in early Indian history. It is an era associated with early states, cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse systems of thought, including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jaina texts mention, amongst other things, 16 states known as Mahajanpads. क्या-क्या changes हुए? Early states 1 and cities. Second, the growing use of iron. Third, the development of coinage. And the fourth is growth of systems like Buddhism and Jainism. Okay? हमें यहाँ पर बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में हमें महाजनपद्स भी बार बार मेंशन मिलते हैं। महाजनपद्स आर द 16 states. Although the lists vary, some names such as Vaji, Magad, Koshal, Kuru, Panchala, Gandhar and Avanti occur frequently. तो जो 16 स्टेट्स का मेंशन किया गया है उनके नाम तो अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग है, लेकिन कुछ नाम जैसे वाजी, मगध, कोशला, कुरु एंड पंचल, गांधार एंड अवंती, ये का नाम जो है वो बहुत ही कॉमन है, इसलिए फ्रीक्वेंटली अकरिंग है। तो हम लोग स्पेकुलेट करें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद्स होंगे, बड़े होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे। While most Mahajanapads were ruled by kings, some known as Ganas or Sanghas were oligarchies, where power was shared by a number of men, often collectively called Rajas. Both Mahavira and the Buddha belonged to such Ganas. तो देखिए ज़्यादातर महाजनपद थे, उनका एक सिंगल रूलर था, किंग था जो उसको रूल करता था, लेकिन ऐसे और महाजनपद थे जो कि गणास रूल करते थे, मतलब देयर वाज अ ग्रुप, कुछ मैन एक साथ आते थे एंड दे वुड रूल, एंड उन सभी को राजा बुलाया जाता था। ओके, सो दे वुड रूल टुगेदर कलेक्टिवली एंड दे वर कॉल्ड एज ओलिगार्कीज, गणास और संघास। ओके, belong to such ganas. In some instances, as जैसे महावीरा, बुद्धा, both of them belong to such ganas. ऐसे महाजनपद को belong करते थे जो कि गणास रूल करते थे. Okay.
In some instances, as in the case of the Vaji Sangha, the Rajas probably controlled resources such as land collectively. Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of resources, some of these states lasted for nearly 1,000 years. तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि वाजी भी एक संघ, एक गणा के द्वारा रूल किया गया जाता था. एंड क्योंकि भले ही मतलब वाजी संघ के बारे में हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, कम सोर्सेज हैं उसके, बट इतना हमें पता है कि जो भी राजास थे वो पूरा लैंड भी वही कंट्रोल करते थे एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनके अंडर में होता था. एंड ये स्टेट्स अप्रॉक्सीमेटली 1,000 ईयर्स तक चले, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम. जनपद मीन्स द लैंड वेयर जना, ओके, जन अ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट्स इट्स फूड. तो जनपद, पद मीन्स फुट, तो जहाँ पर पीपल ने अपना फुट रख दिया, मतलब कहने का मतलब है कि वेयर द पीपल वुड सेटल. ओके, it is a word used in both Prakrit and Sanskrit. Janpad is a word used in both Prakrit and Sanskrit language. Each Mahajanpad had a capital city which was often fortified. Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources. From circa 6th century BCE onwards, Brahmins began composing Sanskrit texts known as the Dharma Sutras. तो देखिए ये हर महाजनपद जो था वो एक फोर्टिफाइड थी, ओके, एंड उनकी एक कैपिटल सिटी थी जो भी फोर्टिफाइड थी, फोर्टिफिकेशन था, ओके, कैपिटल सिटी जो था और बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वहीं कंट्रोल होता था, ऑफकोर्स पूरा सेंटर होता था वो. और यहाँ पर आर्मीज मिलती थी, ब्यूरोक्रेसीज थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री थी, ये सारे प्रोसेसेस वर ऑलरेडी इन प्ले. तो हम देख सकते हैं किस तरीके से स्टेट का फॉर्मेशन हो गया है. आर्मी है, ब्यूरोक्रेसी है, एक रूलर है, लोग हैं, सब्जेक्ट्स हैं एंड किंग्स हैं, वो लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स 6th सेंचुरी BCE से धर्म सूत्रास जो थे उनका कंपोजिशन भी शुरू हो चुका था. ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट कंपोज किया था, धर्म सूत्रास. ओके, these laid down the norms for rulers as well as for social categories who were ideally expected to be kshatriyas. तो जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से उस टाइम पर धर्म सूत्रास होते थे जिसमें लिखे होता था कि रूलर्स को किस तरीके से रूल करना है, या डिफरेंट सोशल कैटेगरीज है, जैसे कि इफ़ यू आर अ मैन तो आपको ऐसे आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. इफ़ यू आर अ वुमेन यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस. ये सारी चीज़ें जो थी वो it was written down in Dharma Sutras. Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders and artisans. Were resources also procured from pastoralists and forest people? We do not really know. What we do know is that raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. तो एक नॉर्म जो हमें धर्म सूत्रास में मिलता है वो कि रूलर्स को जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स, आर्टिसंस वगैरह से उनको ट्रिब्यूट कलेक्ट करना है, इन द फॉर्म ऑफ मे बी ए टैक्स जैसा कुछ कलेक्ट करना है, एंड उनको ट्रिब्यूट्स मिलना चाहिए राजा को जो रूलर होता था. रेट्स जो थी वो भी एक लेजिटिमेट सोर्स थी, मतलब आप जा रहे हो, आप लूट के दूसरे एरिया से, जनपद से अक्वायर कर लिया वेल्थ को, तो दैट वाज अ लेजिटिमेट सोर्स. इलेजिटिमेट वो नहीं था. Gradually, some states acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Others continued to depend on militia recruited more often than not from the peasantry. तो फिर धीरे धीरे करके जब रेड्स जैसी चीज़ आने लगी तो फिर लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कंसर्न होने लगा, तो होने लगा कि यार हमें आर्मीज़ मेंटेन करना चाहिए ताकि इफ़ समबडी रेड्स अस तो हम उनको अपने आप को डिफेंड कर पाए, उनसे फाइट कर पाए. तो स्टैंडिंग आर्मीज़ जो है वो शुरू होने लगी, लेकिन मोस्टली उस टाइम पे मिलिशिया के ऊपर डिपेंड होते थे. मिलिशिया मीन्स एक बहुत फॉर्मल आर्मी नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है बहुत फॉर्मली. ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं, जो मतलब पेजेंट्री होती है, उन्हीं में से सिलेक्ट करके और फिर उसको फाइट करने के लिए भेजा जाता था. दे वर नॉट पर्टिकुलरली ट्रेंड और एक्सपर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं विच वर द एरियाज वेयर स्टेट्स एंड सिटीज़ वर मोस्ट डेंसली क्लस्टर्ड. ये देखिए, दिस इज़ अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. ये जो आपको इसमें कैपिटल में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द महाजनपद्स, एंड ये जो स्मॉल लेटर्स में दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द कैपिटल सिटीज़. देखिए, कंबोज, गांधार, जैसे कंबोज की कैपिटल सिटी थी पुष्कलावती, गांधार की कैपिटल सिटी थी तक्षशिला. ओके, शुरसेना, मत्स्य,
अवंती की मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल सिटी थी उज्जैनी. अश्मक, दिस इज वत्स. काशी की मोस्ट प्रोबेबली कैपिटल सिटी थी वाराणसी. मगध, वंगा, अंगा, मल्ला. तो ये सारी जो थी वो महाजनपद के नाम थे एंड ये उनकी कैपिटल सिटी थी. देखिए महाजनपद मतलब ये नहीं कि बस इतना सा, महाजनपद मतलब एरिया. जैसे ये पूरा एरिया जो है वो पांचाल हो गया, ये पूरा एरिया जो है वो कम्बोज हो गया. ओके. Oligarchy refers to a form of government where power is exercised by a group of men. The Roman Republic, about which you read last year, was an oligarchy in spite of its name. तो oligarchy सिंपल मतलब पावर जो है वो शेयर करी जाती थी लोगों के बीच में. ओके. देयर वर मेनी पीपल हु रूल्ड टुगेदर. फर्स्ट अमंगस्ट द 16, मगध. Between the 6th and the 4th centuries BCE, Magad in present-day Bihar became the most powerful Mahajanpad. Modern historians place their development in a variety of ways. क्यों वो सबसे ज़्यादा powerful बन गया, उसकी reason historians क्या क्या देते हैं. Magad was a region where agriculture was specially productive. Agriculture बहुत था क्योंकि देखिए बिहार एरिया में यहाँ पर आपको दिख रहा है Magad is here. So you can see कितनी सारी rivers flow करिए तो agriculture अच्छा होगा ही सही. Soil was very nice and productive. Okay. Besides, आयरन माइंस, आज भी बिहार झारखंड वाले एरिया में हमें बहुत सारे आयरन माइंस देखने को मिली जाती है. सो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स था ये. आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स. एलिफेंट्स, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आर्मी, वर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन. तो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में एलिफेंट्स भी मिल गए. आयरन का आयरन बहुत अच्छी तरीके से अबंडेंस में अवेलेबल था. Agriculture was very good. गंगा और उसकी tributaries provided a means of cheap and convenient communication. तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था और चीप था क्योंकि रिवर बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, पास में ही थी, तो क्विकली उससे ट्रैवल किया जा सकता था. ये तो है, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि दिस वॉज द रीज़न कि मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल. बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट एक अलग कहानी बताते हैं. दे से दैट मगध's पावर वॉज एट्रीब्यूटेड टू द पॉलिसीज ऑफ द इंडिविजुअल्स. यानी कि जो राजा मगध में रूल करते थे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनकी रूथलेस और एम्बिशियस किंग्स, कि कितना कुछ भी हो जाए उन्हें पावर चाहिए, मतलब चाहिए. उनकी पॉलिसीज़ कौन से राजा थे वो बिम्बिसरा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद. इनकी पॉलिसीज़ की वजह से मगध जो था वो इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ था. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. एंड देयर बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हैड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज़. तो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये रूलर्स की वजह से था कि मगध इतना पावरफुल था. एंड आज के अर्ली प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस की वजह से मगध इन रीजन्स की वजह से पावरफुल था. आयरन माइंस एंड एलिफेंट्स एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. Initially, Rajgah, the Prakrit name for present-day Rajgir in Bihar, was the capital of Magad. Interestingly, the old name means house of king. Rajgah. Raj means Raja, king, and Gah means home. तो Rajgah means the house of king. वो जो था वो मगध का सबसे पहले कैपिटल था. एंड प्रेजेंट डे राजगह को राजगीर बोला जाता है. इट्स इन बिहार. Rajgah was a fortified settlement located amongst hills. Later in the 4th century BC, the capital was shifted to Pataliputra, which is present-day Patna, commanding routes of communication along the Ganga. तो फिर राजगह या राजगीर जो आज प्रेजेंट डे में उसको बोला जाता है, उससे शिफ्ट होके कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी पाटलिपुत्र में, जिसको आज हम बोलते हैं पटना, विच इज़ अगेन टुडे द कैपिटल ऑफ बिहार. ओके. तो ये हमने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी बिकॉज इट वॉज मोर क्लोजर टू द गंगा. देखिए यहाँ पर ये फोर्टिफिकेशन वॉल्स एट राजगीर. ये वॉल्स क्यों बिल्ड करी गई थी, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, कि हमने पढ़ा है रेड्स वर अ लेजिटिमेट सोर्स, तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वॉल्स वर बिल्ड, एक अपनी पावर के लिए. फोर्टिफिकेशन वाज कॉमन.